जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो CSS 2025 के एस्पायरेंट से बात करना है और जो प्लानिंग कर रहे हैं CSS 2025 के अंदर अपीयर होने के लिए कुछ बातें आपसे करना बहुत ज़रूरी हैं और ताकि आपको एक रोड मैप दिए जा सके अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास 1 साल और 2 महीने रह गए। इस दफ़ा पेपर जो है वो 29 फरवरी से स्टार्ट होने लगे मोस्ट प्रोबेबली और अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो आइए कुछ बातें करते हैं। हमारा जो CSS की जो तैयारी है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, उसके लिए सबसे पहले एनालिसिस करना ज़रूरी है कि CSS के अंदर जो हायर जो रेट है फेलियर का वो किस वजह से होता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो आपकी इंग्लिश एस्से की जो राइटिंग है या एस्से का जो स्ट्रक्चर है वो है। बेसिकली एस्से के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए पहली बात, मैं बाकी चीज़ों पे इंग्लिश के जो ग्रामर के स्ट्रक्चर में बात पे आऊँगा पहले, क्योंकि एस्से का पेपर पहले होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हर साल मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उसके अंदर से फिर फिल्टर होते जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास पूल बचता है 70-80 स्टूडेंट्स का, जिसमें से 50-60 जो लोग हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं और एलोकेट हो जाते हैं और उसमें 15-20 जो नहीं होते वो अगले साल एलोकेट हो जाते हैं। अब कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछते हैं, ये हर किसी से पूछते हैं कि आपके पास तो इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं तो ये जो पास होने वाले हैं इनमें ऐसी क्या बात होती है जो दूसरों में नहीं होती। पहली बात तो ये है कि ये जो पास होने वाले कैंडिडेट जो हैं ये कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो पहले ही बहुत अच्छे टॉपर्स थे, चीज़ें हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बोर्ड टॉप किया और CSS के अंदर फेल हो गए, और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 3rd डिवीजन ली और CSS क्वालिफाई कर गए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि वो क्लासेस में भी आ रहे हैं और अपने टेस्ट भी दे रहे हैं और जो अपनी जो रिटन असाइनमेंट्स है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि हम जो अपने एसेस को लेकर कैसे चलते हैं। देखिए, एस्से राइटिंग जो है जो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा एस्पेक्ट है किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के अंदर, बीट CSS और PMS। वो एस्से राइटिंग जो है, जो इंग्लिश के दोनों पेपर है, पहले दिन के जो पेपर होते हैं, कभी पहले एक दिन में 2 पेपर हो जाते हैं, PMS के अंदर भी कभी उन्होंने स्प्लिट कर देते हैं उसको, डेली 1 पेपर ले लेते हैं कंपल्सरी का, पहले 2 दिन के पेपर जो है। अगर आप पहले दिन पास हो जाते हैं तो फिर आप लाइन के उस तरफ आते हैं और बाकी चीज़ें फिर आपकी बाद में आती है। तो हमारी जो रोड मैप है, हमारी जो स्ट्रेटेजी जो है, हमारी जो बात भी है वो भी इस तरीके से होगी कि पहले हम बात करेंगे एस्से के बारे में, फिर ग्रामर की प्रेजेंट कंपोजिशन के बारे में और फिर जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। देखिए, मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं एस्से की तैयारी के लिए, मैं खुद पढ़ाता हूँ एस्से और कंपोजिशन। जब मेरे पास आते हैं तो हम पहले उनको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। बेसिक में स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि बेसिक्स पढ़ाता हूँ उनको कि एस्से को लिखना कैसे, हाउ टू राइट एन एस्से। इसके ऊपर जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो होकर बात करते हैं। एस्से को राइट करने के लिए पहले कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द एस्से की बात करते हैं कि एस्से को कॉम्प्रीहेंड कैसे किया जाए, उसके टॉपिक को समझा कैसे जाए। जब कॉम्प्रीहेंड कर लिया, टॉपिक को समझ लिया, तो उसको एक्सपैंड कैसे किया जाए, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी पहली लाइन कैसे लिखी जाए। किसी ने कहा कि टॉपिक सेंटेंस लिख दे, किसी ने कहा थीसिस स्टेटमेंट लिख दे, किसी ने कहा कि एस्से कर दे, किसी ने कहा कि वाई कर दे, किसी ने कहा कि जी कर दे। अब इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो उसके अंदर हमें लाइट कहां से मिलती है? लाइट हमें मिलती है FPSC के जो एग्जामिनर्स हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की हुई है, हाउ टू राइट एन एस्से। या हमारे पास एक किताब है, राइट बेटर स्पीक बेटर, जो कि कंपाइलेशन है रीडर डाइजेस्ट की, वो भी रिकमेंडेड बुक है FPSC की तरफ से कि हाउ टू राइट एन एस्से। याद रखिएगा, व्हेन आई एम सेइंग कि हाउ टू राइट एन एस्से, तो एस्से को लिखने के 101 तरीके होते हैं और पास करने के भी काफी सारे तरीके होंगे। मेरे पास आएंगे तो मैं आपको एक तरीका पढ़ाऊंगा और वो तरीका वो है जो FPSC का एग्जामिनर रिकमेंड करता है। दैट इज वाई जो हमारा सक्सेस रेट है वो हाईएस्ट है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो वो होता कैसे है? जब आप मेरे पास आए तो शुरू में तो आपको कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं आई। मैंने आपको सिखाया कि कॉम्प्रीहेंशन कैसे करनी है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन, ये ओपनिंग पैराग्राफ कैसे लिखना है। अब शुरू में ओपनिंग पैराग्राफ जो है कुछ मैं लिखवाता हूं आपको, कोई टेम्पलेट देता हूं, कुछ लिखवाता हूं और उसके बाद आप उसको कंप्लीट करता है। फिर हम आउटलाइन बनाना सीखते हैं। वो पहले शुरू में क्या होता है कि आउटलाइन मैंने आधी बनाई, आपको बना के दी, कुछ 25% मैंने बनाई, फिर आपने बनाई, इस तरह करके मिक्स करके करते रहते हैं। शुरू के अंदर जो हमारे टॉपिक्स होते हैं बिल्कुल सादा से होते हैं और वो इस तरह के होते हैं, लाइक ग्लोबलाइजेशन, प्रोज एंड कॉन्स है, डेमोक्रेसी, होप्स एंड हर्डल्स, इस तरह के बड़े आसान से डिस्क्रिप्टिव से टॉपिक होंगे जिन पे हम स्टार्ट करते हैं। और शुरू में जब कैंडिडेट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हम लिख भी नहीं पा रहे, हमसे 2-4 सफ़ों से ज़्यादा नहीं लिखा जाता, या पैराग्राफ जो है वो अगर 150 वर्ड्स का है तो मैं 20-30 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकता या नहीं लिख सकती। इस तरह के ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं और ये जर्नल इश्यूज़ भी हैं, जेन्युइन भी हैं, जनरल भी हैं, कॉमन भी हैं, आप जो मर्जी इनको नाम दे दीजिए, ये हर किसी के इश्यूज़ है। लेकिन होता क्या है, जो ही आपने स्टार्ट किया और आपने कंसिस्टेंट रहे करते करते, तो फिर हमारा जो अभी पहुंचा हुआ है, मैं अपने पिछले जो 2024 के लिए जिनको मैं प्रिपेयर करा रहा था, जो लोग जिन्होंने स्टार्ट किया था मेरे साथ दिसंबर जैन के अंदर,
तो अब जो है इस साल जो अभी मैंने उनका पहला टेस्ट लिया, अभी आखिरी 3 महीने जो है मैं बिल्कुल रिटर्न वालों के साथ होता हूँ और उनके पेपर भी खुद चेक करता हूँ, उनके एसेस के स्पेशली, और उनको एलैबोरेट भी करता हूँ कि लिखना कैसे है। कुछ टॉपिक्स मैंने दिए, तो आप देखिएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक जो है वो कैसे, टॉपिक्स जो है वो कैसे चेंज हो गई ओवर द टाइम। पहले वो उन टॉपिक्स पे नहीं लिख पा रहे थे, डेमोक्रेसी, होप्स एंड हर्डल्स, और अभी किस तरह के टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स जो मैंने दिए पेपर के अंदर, मैं उनको पढ़ के सुनाता हूं आपको। A stupid man's account of what a wise man says is certainly inaccurate. Second topic है जी, if I want a shoe mended, whom should I employ? Third topic है, real economic success in the modern world is owning digital space, not wheat fields. चौथा टॉपिक है, modern democracy is elective aristocracy. पांचवा टॉपिक है, tyranny is new justice, offensive is new defense. Offense is new defense, sorry. And the sixth topic is, in search of livelihood, we have polluted our lives. So, अब ये टॉपिक्स जो हैं, ये उतने सिंपल नहीं लग रहे जितने कि पहले मैंने आपको बताया, लेकिन ये मेरे पास तकरीबन कुछ 65 जो है ना एसेस मेरे पास जो है, जिन्होंने अच्छे, जो ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि अच्छे एसेस थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट टेस्ट दिया, कि मोर देन 150 स्टूडेंट्स थे जो मेरे पास अभी कि जो मेरे पूल के अंदर आए हुए हैं, जिनमें से मैंने फिल्टर करके 65 लोगों को निकाला हुआ है कि ये उनके अच्छे टेस्ट हैं। तो इन्हीं में से ही इंशाअल्लाह ताला 50-60 जो लोग हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे, और फिर जो बाकी होंगे वो करते रहेंगे। ये वो लोग हैं जो कंसिस्टेंट रहे और लिखते रहे, और आज इनकी जो कॉम्प्रीहेंशन से लेकर, इंट्रोडक्शन से लेकर, आउटलाइन से लेकर, पैराग्राफ कोहेजन से लेकर, कि जो उसकी जो कॉम्पोजिशन ऑफ द एसेस जो है स्ट्रक्चर के ऊपर, वो बहुत बेहतरीन हो गया हमारे मुताबिक, और दे आर रेडी फॉर देयर अटेम्प्ट। अब वो रेडी फॉर अटेम्प्ट कैसे हैं, वो बाकी पेपर कैसे तैयारी करेंगे, ये बाकी पेपर कैसे तैयारी कर चुके हैं, तो आइए उसका स्टार्ट करते हैं जीरो से, कि उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपको जो है ना, यहां पर बाकी चीजें पढ़ लें, एकेडमी के लिए तो, इंग्लिश के लिए तो बाद में जाना पड़ेगा। आप पूरे पाकिस्तान से मेरे पास लोग आ रहे हैं, उन्होंने सेशंस लिए हुए हैं, उनको अंग्रेजी नहीं पढ़ी। अब देखिए, आपका जर्नी जो है वो स्टार्ट ही उल्टा हुआ। आपने पहले ऑप्शनल्स पढ़े, फिर कंपल्सरी पढ़े, ये पहले कंपल्सरी पढ़ ली, ऑप्शनल पढ़े। कंपल्सरी में पहले आपको इंग्लिश पढ़नी थी। आपको कहा गया किताबें पढ़ लें, पाकिस्तान हार्ड कंट्री और व्हाई नेशंस फेल, ये ट्रैक टू पाकिस्तान, पढ़िए किताबें, लेकिन तब पढ़िए जब आपको बेसिक चीजें आती हूं, जिसमें आपको सेनेट का पता हो क्या है, आपको पार्लियामेंट का पता हो क्या है, आपको डायरेक्टी सिस्टम का पता हो क्या है। उसमें लिखा हुआ कि डायरेक्टी सिस्टम आ गया ट्रैक टू पाकिस्तान के अंदर, आपको डायरेक्टी का पता नहीं है, तो आपको पढ़ने का क्या खाक फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आपको बेसिक्स नहीं आएंगे। और फिर जब आप सेशन खत्म कर लेते हैं, तो यू आर इन सर्च ऑफ अ टीचर हु वुड टीच यू इंग्लिश, प्रेजेंट कंपोजिशन, और आपको पता है कि फेल तो उसी के अंदर हो रहे हैं, तो 80% हमें तो उसके लिए तैयारी तो उसकी करनी थी। तो फिर आप मेरे पास आ जाते हैं। तो यहां पर अभी जो रोड मैप है हमारा, जो मेरा जो स्ट्रक्चर है, मैंने जो प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए, उसके अंदर यह है कि जो इंग्लिश के दोनों पेपर्स हैं वो शुरू से ही मैं पढ़ाता हूं, इंग्लिश प्रेसी भी और ऐसे वाला पेपर भी। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, तो आइए पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीएसएस के जो फेलियर का रेट है, हम उसके 1 बाय 1 चीजों को डिसाइफर करेंगे। पहला चीज है जी सिंटैक्स, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। कैंडिडेट्स का ओवर द टाइम्स जो है हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो खराब कर दिया है, और अभी जो 90% मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं, मे बी मोर देन 90%, उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स जो है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ही ठीक नहीं है। तो पहले हम उसको ठीक करते हैं। तो आइए उसको कैसे ठीक करते हैं। देखिए, जब आप मेरे पास आएंगे तो यहां पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम बेसिकली बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से, जिसमें पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंसेस। हमारी जो ग्रामर का जो पोर्शन है, जो ग्रामर के पेपर है, उसके जो हमारा जो लेक्चर होगा, उसके 2 पोर्शंस होते हैं। पहले लेक्चर का पोर्शन जो है वो हमारी ग्रामर है, जिसमें बेसिक ग्रामर आती है, जिसमें मैं स्टार्ट करता हूं टेंसेस से। मैं स्टार्ट कराता हूं ता है, ती है से, यानी कि मैं जाता हूं, वो जाती है, इस तरह के, इस लेवल से। ये नहीं कि बहुत लंबे अरसे तक पढ़ेंगे, बल्कि कि 2-3-4 दिनों के अंदर हम टेंसेस खत्म करेंगे, जिसकी बेसिस पे हमने ट्रांसलेशन करनी होती है 10 नंबर की। देखिए, मेरे तमाम कैंडिडेट्स, आप जाकर रिजल्ट्स देख लीजिए, कि पिछले 4-5 साल से टॉप 10 में, टॉप 20 के अंदर जो इतनी मेजॉरिटी आ रही है, उन तमाम लोगों ने जो मेरे पास पढ़ते रहे, तमाम लोगों ने जो अपने इंग्लिश का स्टार्ट लिया या सीएस का आगाज किया, वो इन्हीं टेंसेस से किया। जब हमने टेंसेस पढ़ लिए, उसके बाद में आता हूं, आपको डायरेक्ट पढ़ाता हूं, जो बेसिक, जिसको नरेशन कहते हैं।
क्योंकि 5 नंबर की वो आती है या पंक्चुएशन आती है, तो फिर या पंक्चुएशन के लिए फिर मैं पंक्चुएशन आपको कराऊंगा। फिर 10 नंबर की आपके पास करेक्शन आती है, फिर हम करेक्शन करेंगे। करेक्शन के अंदर बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, जिसमें यूसेज ऑफ आर्टिकल है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आपके पास बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे, कुछ के कॉमन ब्लंडर्स होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको कराता हूं करेक्शन के अंदर। देन 2016 के बाद जब सिलेबस नया चेंज हुआ 2016-17 के अंदर हमारे पास एनालॉजी भी आई, तो वो अभी आजकल नहीं आ रही 3-4 सालों से, लेकिन मैं आपको एनालॉजी भी कराता हूं, वो करा दिया। उसके बाद जब आपको टेंसेस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पढ़ रहे होते हैं, यानी कि तमाम वो चीजें जो आपने पढ़ी भी हुई हैं, अगर आपको आती भी हैं तो कोई बात नहीं है, हम उनको रिवाइज कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती हैं और हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो थोड़े से फ्लॉज भी होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी। अब आपके पास आता है जी सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो हमारा जो कंपोजिशन का पेपर है, प्रेसिंग कंपोजिशन का, कि प्रेसी राइटिंग। आपको अक्सर कहा गया होगा कि जो अगर आपकी प्रेसी फेल है तो फेल है और पूरा पेपर फेल हो जाएगा। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि हाउ कैन अ सेन माइंड जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है कि अगर 100 नंबर में से 20 नंबर का सवाल गलत हो गया या कुछ उसमें कोई फ्लॉ आ गया तो ऑल योर एफर्ट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0। इट इज नॉट पॉसिबल। वो कहने का मकसद जो है उन टीचर्स का, ये मेंटोर्स का, वो ये होता है कि बेसिकली वो कहना ये चाहते हैं जिसको प्रेसी लिखना नहीं आती उसकी कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं होगी, कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं होगी या उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, और अगर ये दोनों चीजें ठीक नहीं है तो अगले जो क्वेश्चंस हैं आप वो नहीं कर पाएंगे, ना आपको करेक्शन आएगी, ना पंक्चुएशन, ना नरेशन, ना ट्रांसलेशन, और ना ही कॉम्प्रिहेंशन की जो कॉम्प्रिहेंशन जिसके अंदर अपने आंसर्स करने होते हैं वो ठीक नहीं होगा। कहने का मकसद ये है, लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको जो है ना वो मैं आपको कहूं कि सिर्फ प्रेसी कर लें और बाकी चीजों को छोड़ दें। नहीं, हम सारी चीजों को 1 बाय 1 करेंगे। और आप जाके नंबर देख लीजिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी डीएमसीज भी पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर रीड राइट के, आप जाकर उनके एसेस के कंपोजिशन के नंबर देखिए। एवरेज अगर लोगों के 40 आ रहे हैं तो उनके 60 होंगे, और अगर एवरेज 60 है तो उनके 80 होंगे, और अगर 70 है तो उनके 90 होंगे। देयर इज एग्जांपल्स, आप जाकर देख लीजिए, 89, 91, इस तरह के काफी सारे एग्जांपल हैं। 2020 के अंदर जब ये हाई स्कोरिंग गया तो उनके इतने स्कोर आया हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम प्रेसी राइटिंग करेंगे। प्रेसी राइटिंग वो कैसे होती है? प्रेसी राइटिंग ये नहीं कि मैं आपको पढ़ाता रहूं, कॉम्प्रिहेंड कराता रहूं, मैं आपको पढ़ाई प्रेसी, आपको लिखवाई, फिर पढ़ाई, फिर लिखवाई, फिर पढ़ाई, फिर लिखवाई। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, मैंने पढ़ा दिया आपको प्रेसी, हाउ टू राइट अ प्रेसी, काफी सारे प्रेसिस कराने के बाद क्लास के अंदर, फिर आपके साथ साथ साइमल्टेनियसली टेस्ट भी हो रहे होते हैं और टेस्टों के बारे में बात करते हैं। देन फिर हमने कॉम्प्रिहेंशन करनी है, ट्रांसलेशन करनी है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, अब यहां पर बात जो काबिल गौर बात है वो ये है कि आपकी जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर वो 180 डिग्री जो है वो डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी के साथ। मैं ये नहीं कहता कि कोई स्ट्रेटेजी गलत है, ये सही है, मैं ये कहता हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो डिफरेंट है, ऐसे कि मैं ये बिलीव करता हूं कि जो 20% जो है, ये 30% मेरे अभी जो है ना जाकर रिसेंटली जो पीएमएस जिन मेरे स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया उनसे सुनिएगा कि वो भी आपको यही कह रहे हैं कि जो 80% जो है, ये 70% जो है वो आपकी रिटन प्रैक्टिस है, और 30 to 40% जो है वो आपके क्या है, आपके जो लेक्चर्स होते हैं। अब वो 30-40% लेक्चर्स का ये मतलब है कि वी डिलीवर द बेस्ट लेक्चर्स टू यू, जिसकी बेसिस के ऊपर आप 40% क्वांटिफाई करो मैं आपकी एफर्ट को, तो वो 40% हम लगाएंगे किसके ऊपर, लेक्चर डिलीवरेंस के ऊपर और आपकी लेक्चर लेने के ऊपर। और उसके बाद जो 60% होगी आपके टेस्ट टेकिंग के ऊपर, आप टेस्ट दे रहे होंगे, हम टेस्ट टेक कर रहे होंगे, उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन होगी, फीडबैक होगा, और उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है ना उसको अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसको कहते हैं प्रिपरेशन। देखिए, अगर आप जाते हैं किसी भी जो है ना किसी सर्जन के पास या किसी स्विमर के पास और उसको कहते हैं उसको स्विमिंग सिखाएं, या किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने जाते हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं, हाउ टू कि प्ले अ फ्लूट, एक बांसुरी को कैसे बजाया जाता है। आपने थ्योरी पढ़ ली, ट्यूटोरियल ले लिए। जब तक आप एक बांसुरी या फ्लूट परचेज करके उसको बजाना नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब तक आप यू कैन नॉट बी अडेप्ट इन प्लेइंग दैट फ्लूट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका रिटन का एग्जाम है, ये आपका मेमोराइजेशन का एग्जाम है, जो आपने मेमोराइज करके वहां पर लिखना है चीजों को, ये आपका लेक्चर लेने का इम्तिहान नहीं है, जो आपको अक्सर कहा जाता है कि लेक्चर ले लिए, चलें अब सेशन खत्म हो गया तो अब तैयारी तो अब शुरू करते हैं। नो, तैयारी सेशन के साथ साथ ही रहेगी। ठीक है जी। और उसके अंदर जब आपका सेशन खत्म होगा तो आप देखेंगे कि आपने कितने टेस्ट दिए। अब टेस्ट के हवाले से मैं आपसे एक जो है ना बात करना चाहता हूं, मुझे गिला भी है आप लोगों से, वो ये है
कि मेरे पास पूरे साल के अंदर कितने सारे लोग आए, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ पीपल आए, और मैंने कहा कि मैं अब आखिरी 3 महीनों में आइए आप लोगों की तैयारी कराता हूं, और मैं पहले एक टेस्ट लेता हूं जिसको मैंने अभी आपके सामने ये जो कुछ टॉपिक्स रखे थे वो मैंने बड़ी मेहनत से टॉपिक्स बनाए, उनके लिए पढ़ा, मटेरियल इकट्ठा किया, उनके लिए चीजें की ताकि उनको पढ़ा सकूं, समझा सकूं। आखिरी 3 महीने रह गए थे। मैंने एक ग्रुप में सर्कुलेट किया कि जो लोग आना चाहते हैं, ऑनलाइन वाले भी जो है वो भी आके दे दीजिए, वरना ऑनलाइन दे दीजिए। वुड यू बिलीव कि हमारे पास 10% लोगों ने भी जो है ना वो आकर इम्तिहान नहीं दिया। लेस देन 10% लोग जो थे वो उस दिन जो है ना अपीयर हुए एग्जाम के अंदर, और जब रिजल्ट आएगा तो इन्हीं 10% में से हमारे जो है ना वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, और बाकी जो होंगे उनको आप देखेंगे कि वो कंप्लेन करते मिलेंगे कि हमने नहीं किया, तो वो कंप्लेन करने नहीं सकते। वाई? बिकॉज दे वर नॉट देयर। जब काम हो रहा था दे वर नॉट देयर, और इन 10% के अंदर आप उन लोगों को देखेंगे जो काम कर रहे थे। हाँ, कोई एक्सेप्शंस होंगे कि जो उस वक्त नहीं आए तो वो भी क्वालिफाई कर जाए। तो होता ही है कि जब वो क्वालिफाई कर जाते तो वो कहते हैं मैं तो टेस्ट देता ही नहीं था या देती ही नहीं थी, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो इसका मतलब इसका जो है ना वो ऐसे ही है कि कोई आदमी कहे कि मैंने तो जनाब मैं मोटरवे पे गया और मैंने 200 की स्पीड पे मैं गया तो मेरा चालान नहीं हुआ, तो आप जाएं और आपका 130 पे चालान हो जाए, तो यू कैन नॉट ब्लेम मोटरवे पुलिस कि उन्होंने आपका चालान कर दिया 130 के ऊपर, क्योंकि रूल इज रूल है कि आपको 120 के अंदर उसकी स्पीड लिमिट है, उसके अंदर चलाने से बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो रूल इज रूल क्या है? बेसिक ग्रामर ठीक कीजिए। रूल क्या है? लेक्चर लीजिए। रूल क्या है? कंसिस्टेंट रहिए। रूल क्या है? टेस्ट दीजिए। रूल क्या है? इवैल्यूएशन कराइए। रूल क्या है? फीडबैक लीजिए। और रूल क्या है? रिपीट कीजिए। और रूल क्या है? इसको कंसिस्टेंटली कंटिन्यू कीजिए टिल योर पेपर्स, और इस तरीके से जाकर हमारे इंग्लिश का जो पेपर होगा वो कवर होगा। अब आते हैं एस्से की तरफ। अब एस्से के कंटेंट के अंदर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा जी। अच्छा, अब एस्से की बात करते हैं तो पहली बात तो यह है कि मैंने आपको बताया कि पहले हम पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट एन एस्से। उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक है, हाउ टू मेक एन आउटलाइन, देन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक, देन हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, और उसके बाद आपकी जो है ना आपका जो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ होता है वो कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होती है, थीसिस स्टेटमेंट होती है या नहीं होती है, और होती है तो उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होती है। ये टर्म्स जो है जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, हुक, ग्रैबर, और ये जो काफ़ी सारी टर्म्स सीएसएस की जो है ना आपको सर्कल्स के अंदर मिलती हैं, ये एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती हैं, वैसे ही लोगों ने बनाई हुई हैं, या कि ग्रामर में इनका जो है ना कोई है भी सही। फिर आर्गूमेंटेशन कैसे करनी है, आर्गूमेंट कैसे लेके आना है, नरेशन कैसे पुट इन करनी है, परसुएशन को कैसे करना है आपने उसके अंदर डालना है, और इसके बाद पैराग्राफ कोहेजन कैसे करनी है, फिर आर्गूमेंट बिल्डिंग कैसे करनी है, आगे कैसे लेके जाना है, क्लाइमैक्स से कंक्लूजन की तरफ कैसे लेके जाएंगे, हाउ टू ब्रोच अ कंक्लूजन, कंक्लूजन का स्टार्ट कैसे होगा, एंड हाउ टू ब्रोच अ टॉपिक कैसे ब्रोच करेंगे, कंक्लूजन कैसे करेंगे, और एंड पे कैसे लिखेंगे। वो एक एक चीज अलग-अलग लेक्चर्स के अंदर, मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर वो मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा। जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद हम आएंगे कुछ थीम्स के ऊपर। अब कुछ लोग कहते हैं कि थीम्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते और आपको जर्नल आना चाहिए। वो थीम्स इंपॉर्टेंट होना या ना होना ऐसी बात नहीं है। देखिए, थीम्स हम पढ़ते हैं टू हैव नॉलेज ऑफ सर्टेन थिंग्स। वी नीड टू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। एज एन एसे राइटर, इट एसे इज एन ले पर्सन अप्रोच ऑफ राइटिंग समथिंग। और वो क्या होना चाहिए? वेल रिसर्च होना चाहिए। जब वेल रिसर्च की बात आती है तो आपके दिमाग में रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है। एसे इज नॉट रिपोर्ट राइटिंग। कैसे? अब फर्ज कीजिए मैं आपको जो थीम्स हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, जो मैं आपको इलैबोरेटिवली पढ़ाता हूं डिटेल के अंदर, उनके जार्गन्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी है, मीडिया, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन है, गवर्नेंस है, जेंडर, ग्लोबल वार्मिंग है, देन एआई है, इकोनॉमी है, और इसके बाद हम जो कोटेशनल ऐसे होते हैं, रिफ्लेक्टिव ऐसेज होते हैं, जिनको गलतुल आम के अंदर लिटरेरी ऐसे कहा जाता है, वो भी मैं आपको फिर पढ़ाता हूं। अब देखिए, ये ऐसे आया, इफ आई वांट अ शू मेंडेड। मैं ये ऐसे के ऊपर अलग से भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं आपके लिए सीएसएस 2024 के लिए मैंने अलग एक सीरीज शुरू करनी है ऐसे राइटिंग के हवाले से, ताकि आप घर बैठे तैयारी कर सकें। देखिए, टॉपिक है जी, इफ आई वांट अ शू मेंडेड हुम शुड आई एम्प्लॉय। अब ये टॉपिक जो है इसकी कॉम्प्रीहेंशन ये है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। यानी कि अगर मुझे अपने शू को ठीक कराना है तो मुझे किसको एम्प्लॉय करना चाहिए? क्या किसी सर्जन को? मैंने हार्ट सर्जरी करवानी है तो क्या मैं ऑर्थोपीड सर्जन के पास जाऊंगा? कभी भी नहीं, मैं कार्डिक सर्जन के पास जाऊंगा। ये था जी, ये गवर्नेंस यानी कि गुड गवर्नेंस के हवाले से है कि हाउ टू अचीव गुड गवर्नेंस, ये उसके हवाले से था। तो उसके लिए अगर मैंने गवर्नेंस पढ़ा होगा, थीम पढ़ा होगा, मुझे पता होगा गवर्नेंस के अंदर इश्यूज क्या आते हैं, किस तरह इनएफिशिएंसी होती है, किस तरह करप्शन जो होती है, चीजें हैं, किस तरह उसके जो है ना एफिशिएंसी को डिरेल करते हैं या कम करते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना हम इस ऐसे के अंदर लिखते हैं, अगर राइट कॉम्प्रीहेंशन होती। तो अगर हमारे पास ये होता तो फिर इसकी बात करते हैं। और फिर
इसकी स्ट्रेटेजी भी वही है कि आप पहले पढ़ेंगे, लेक्चर लेंगे डिटेल के अंदर किस तरह लिखा है ऐसे को, फिर थीम्स पढ़े, और थीम्स के साथ साथ जो ही थीम खत्म हुआ उसके थीम के एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करता हूं मैं, और फिर आपको लिखने के लिए देता हूं। आप उसकी आउटलाइन बनाते हैं, अपनी पैराग्राफ लिखते हैं, फिर जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं वो फुल लेंथ लिखना शुरू कर देते हैं, फिर आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, और बाय द एंड जब आपका सिर्फ इंग्लिश का सेशन जो मेरे साथ खत्म होता है, तो वो जब होता है तो आप जो है तकरीबन कोई 40 to 50 प्लस टेस्ट दे चुके होते हैं, वो जो आपकी एकेडमी ले चुकी होती है, जिनके आपको सबमिट करवाते हैं। उसके अलावा आपके क्लास टेस्ट होते हैं, आपके जो है ना सरप्राइज टेस्ट होते हैं, और उसके बाद आपके जो है ना जो होमवर्क आपको मिलता है वो भी एक टेस्ट के तौर पे हो जाता है, क्योंकि आप इवैल्यूएट कराते हैं। तो इतना ज्यादा जब आप लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं। ये बात इट इज नोट वर्दी हियर, वर्थ नोटिंग हियर, कि जो 2025 के कैंडिडेट्स हैं, अगर वो अभी से स्टार्ट करते हैं, अब जनवरी से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जनवरी के लिए मैं बात कर रहा हूं, जनवरी के लिए, तो जनवरी में हम स्टार्ट करते हैं और हमारा 1-2-3 महीने के अंदर, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमें पता चल जाता है कि मेरी क्या फ्लॉज हैं, तो मेरे पास पूरा 1 साल पड़ा होगा उन फ्लॉज पे काम करने के लिए। मेरे पास टाइम क्या है, ज्यादा पड़ा हुआ है, और वक्त के साथ साथ जो वक्त गुजरता जाएगा टाइम कम होता जाएगा, टाइम कम होता जाएगा। अब कैंडिडेट क्या करेंगे, वो कहते हैं कि यार अभी महीना पढ़ूंगा, अभी सर्दियां हैं, तो अभी क्या करते हैं कि मैं रमजान आ जाए, रमजान आएगा मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, फिर मई में चले जाएंगे। जनवरी से मई तक 5 महीने का सफर है, 5 महीने में तो सीएसएस का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। अच्छा, आपने सिलेबस कवर कर लिया। अब मेजॉरिटी कैंडिडेट्स क्या होती है कि उनकी तैयारी नहीं होती, वो कहते हैं कि सर मेरी तैयारी नहीं हुई। बिल्कुल तैयारी नहीं हुई, आपकी कैपेसिटी नहीं थी, डिफरेंट कैपेसिटी थी लोगों की होती है। तो हमारे पास मई के बाद भी तकरीबन कोई 7-8 महीने बच जाएंगे उसकी प्रिपरेशन के लिए, फिर हम उसको प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट सेशन में आएंगे, चीजें करेंगे, इस तरह करके प्रिपेयर करते रहेंगे। तो जनवरी के अंदर आपको आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया कि आपके इश्यूज क्या क्या है, तो उसके ऊपर जो है फिर हम काम कर सकते हैं। तो ये था जी इंग्लिश के हवाले से। तो अब आइए बाकी पेपरों के हवाले से आते हैं जी। अब हम बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ, पहले कंपल्सरी की बात कर रहे थे हम, तो कंपल्सरी में नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो जनरल नॉलेज की पेपर का आता है। हमारे पास कंपल्सरी में जनरल नॉलेज के 3 पेपर्स होते हैं, जीके 1, जीके 2, जीके 3। काफी सारे कैंडिडेट्स को इस बात का नहीं पता कि जो कंपल्सरी पेपर है, ये सीएसएस के पेपर जो है, उनके अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया जो है कंपल्सरी के लिए वो है 40 मार्क्स। आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेने हैं। और लेकिन जीके के जो 3 पेपर हैं, जीके 1 है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जीके 2 है करंट अफेयर्स, और जीके 3 है पाकिस्तान अफेयर्स। इन तीनों में मिलाकर आपको 120 नंबर लेने हैं। यानी अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स भी आ जाएं और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में आप 120 मार्क्स ले लें, तो आप तीनों में पास कर जाएंगे। आपको हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास करना जरूरी नहीं है। तो आपको तैयारी करते वक्त ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट को कितनी तवज्जो दें, क्योंकि आपने कुछ जो है ना कितने 1 साल के अंदर तैयारी करनी है, तो कितनी किताबें पढ़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तरफ। अब जनरल साइंस जो है, जिन लोगों ने साइंस बैकग्राउंड रखा, जिन्होंने बायो पढ़ी, उनके लिए जनरल साइंस थोड़ी सी आसान होती है, और जिन्होंने मैथ्स पढ़ा, इंजीनियरिंग की, उनके लिए जनरल एबिलिटी आसान होती है। जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज पढ़ी हुई है, ये सोशल साइंसेज पढ़ी हुई हैं, उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो वीक कैंडिडेट्स हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजी है उस वीक कैंडिडेट्स के लिए जिनको जनरल एबिलिटी या जनरल साइंस नहीं आती, तो हम क्या करते हैं कि टीचर्स को जो है ना हमने वो किया हुआ है कि आप जो है वो टीचर के 1-on-1 आते हैं, और वो आपको जो सब्जेक्ट्स, जो चीजें, टॉपिक्स आपको नहीं आते, तो उनके साथ वो इंटरेक्शन करके हम टीचर्स जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं जनरल साइंस और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जो आपको जनरल एबिलिटी का जो मैथ्स का जो पोर्शन आपको लगे, जनरल एबिलिटी कहते हैं उसको, मैथ्स तो नहीं कहेंगे उसको, जिसको वैसे अमूमी तौर पर मैथ्स कहा जाता है। तो उसकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से है। यानी अगर आपको शुरू में जैन के शुरू में आपको लगता है कि आपको मैथ्स मुश्किल लग रहा है या जनरल साइंस मुश्किल लग रही है, तो कोई बात नहीं है, हमारे पास टाइम होगा और हम इंटरेक्शन करके कुछ इजाफी लेक्चर्स लेके हम उसको कवर कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं जी करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स जो है सीएसएस के अंदर सबसे ज्यादा ओवररेटेड सब्जेक्ट है। मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा ओवररेटेड सब्जेक्ट है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पढ़ते रहे, मैंने कभी भी किसी को भी पहले किताबें पढ़ने पे नहीं लगाया, पहले उनको मैं बेसिक्स पढ़ाता हूं। तो इस दफा क्या किया कि जो एसए का सेशन है उसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं कुछ करंट अफेयर्स के इश्यूज, और वो करंट अफेयर्स मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बिकॉज मैं समझता हूं कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको किया जाता है कंफ्यूज, कि इतने ज्यादा आपको पढ़ाई जाती हैं चीजें कि आपके सर से गुजर जाती हैं, आपको पता ही नहीं होता। तो आपको करना क्या है कि पहले मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर आपके जो है ना बाकी चीजें आप पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स भी जो है मैंने अपने लेक्चर में शामिल कर लिए, जो बेसिक्स है उनकी मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, ताकि आपका जो डर जो है, जो आपको खौफ दिलाते हैं कि करंट अफेयर्स पता नहीं क्या हो जाएगा, 1100 नंबर एक तरफ और करंट अफेयर्स एक तरफ, हरगिज ऐसी बात नहीं है। करंट अफेयर को तैयारी कीजिए, उसकी बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, लेकिन 100 नंबर के सब्जेक्ट के मुताबिक तैयारी कीजिए, 1100 या 1200 नंबर के सब्जेक्ट के मुताबिक मत तैयारी कीजिए।
उसके बाद आता है जी पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स के दो पोर्शन है जी, एक प्री पार्टीशन और एक पोस्ट पार्टीशन है। अच्छा, प्री पार्टीशन जो है वो हमारे पास अभी सीएसएस के सिलेबस के अंदर कम आता है, पीएमएस में तो काफी आता है जी उसका अभी, और उस सिलेबस के अंदर उन्होंने कोई टॉपिक्स भी कम कर दिए। उसके बावजूद मैंने ये मेक श्योर किया है कि हम प्री पार्टीशन को भी लाजमी तौर पर पढ़ें और उसकी तैयारी करें, क्योंकि जो एग्जाम की अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होती हैं पेपर के अंदर, अगर जो आपका एग्जामिनर है पाकिस्तान अफेयर्स को, उसको पसंद होता है कि आपने प्री पार्टीशन से कोई क्वेश्चन किया और अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए और हम हिस्ट्री से कर लें तो वी आर मोर लाइकली टू गेट हायर मार्क्स एज कंपेयर कि हम कोई करंट अफेयर्स का सवाल कर लें। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास आते हैं इस्लामियात। अब अगला फेलियर जो है, सबसे ज्यादा लोग जो फेल होते हैं इस्लामियात में फेल होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस्लामियात उर्दू में रखें या अंग्रेजी में रखें, इसका जवाब भी आपको मैं दूंगा कैसे रखें, वो आपको इवैल्यूएट करके आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, चीजें कैसी है, आपसे के इंटरव्यू करके या इंटरेक्शन करके मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करें। फिर इस्लामियात को पढ़ना कैसे है, वी हैव द बेस्ट टीचर्स, एंड देन उसको लिखना कैसे है, वी हैव द बेस्ट इवैल्यूएटर्स, ठीक है, एंड उसको फिर लिखवाना कैसे है, आई वुड बी देयर। आपको नहीं लिखना आता, शुरू में कैंडिडेट्स आए, जब मैंने पहली दफा उनसे लिखवाया, मेरे तमाम टॉपर्स जो है, मेरे स्टूडेंट जो है, वो पहली दफा जब आए तो उन्होंने कितने 37 to 40 मिनट्स के अंदर 3-4 पेजेस लिखे। तो मैंने उनको कहा कि कम से कम भी मुझे तो 12 पेजेस चाहिए, पेपर के अंदर 8 पेजेस, 8 से 10 पेजेस ठीक होते हैं। अभी के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए 12 करवाता हूं, यहां पे 12 से भी ज्यादा चला जाता हूं ताकि हम एग्जाम की बेहतर तैयारी कर लें। तो वो आगे से मुझे देखें ऐसे के फेस पर आके कि हाउ ऑन अर्थ दिस वुड बी पॉसिबल कि दे कैन राइट 12 पेजेस, जो हार्डली 3 to 4 पेजेस लिख रहे हैं, और वो भी 37 मिनट्स के अंदर। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो फिर एक क्वेश्चन जो है, जो 37 मिनट्स के अंदर 18 पेजेस का यहां पे लिखते थे, पेपर में जाके थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। देखिए, अगर आप 120% प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम के प्रेशर की तरफ वजह से आप वो 100% पे आ जाएंगे, 100% करेंगे तो 80% पे। तो यहां पर तो हम प्रिपरेशन ही 60% करके जाते हैं, तो 60% को जो एग्जाम के अंदर जो आपकी जो इफेक्टिवनेस आएगी वो 30 to 40% आएगी। दैट इज वाई आपका इस्लामियात में फेलियर रेट भी बढ़ जाता है। तो ये तो थे कंपल्सरी सब्जेक्ट जिनकी वजह से हमारा होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि तमाम कंपल्सरी पास करने के बावजूद हमारा एग्रीगेट नहीं बना। अब एग्रीगेट के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब होता क्या है कि आप मेरे पास आए और मैं यहां पर, फर्ज कीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं यहां पर अकाउंटिंग या केमिस्ट्री ऑफर नहीं करता, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको कह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो खुद यहां पर पढ़ा रहा हूं, मैं कहूंगा ये सब्जेक्ट रख लीजिए। बिल्कुल गलत। मैं यहां पर कोई सब्जेक्ट अगर ऑफर नहीं करता, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आप सब्जेक्ट ऑप्ट ना करें। आप सब्जेक्ट ऑप्ट किस पे करेंगे, मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर, वो जाकर देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्ट्स कैसे ऑप्ट करने हैं। अब मेरी या किसी की बातों में मत आइए कि क्या सब्जेक्ट रखनी है, वो वीडियो देखिए। वो वीडियो सिर्फ आपको असिस्ट करेगी कि आपकी राइट सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। वो आपको हरगिज ये नहीं बताएगी कि मेरे कहने के ऊपर या आयर रख लो या पॉलिटिकल साइंस रख लो या जेंडर स्टडीज रख लो या एनवायरमेंटल रख लो या पंजाबी रख लो। हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस को मैं प्रमोट करता हूं बाय डेंट ऑफ देयर हाई स्कोरिंग ट्रेंड्स। पंजाबी के अंदर या रीजनल लैंग्वेज के अंदर, पश्तो के अंदर क्या होता है कि ज्यादा मार्क्स आते हैं एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, वो मैं रिकमेंड करता हूं। वो उसकी रीजंस मैंने बताई नहीं, आप जाकर देखेंगे, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स को जो है ना मैं डिस्करेज करता हूं। आप अगर आप उसमें वेल वर्स्ड हैं तो वो रख लीजिए, क्योंकि एक आदमी जो है, एक कैंडिडेट जो है जिसका उर्दू रस्मुल खत ठीक नहीं है, उर्दू हैंड राइटिंग, तो ही और शी मस्ट नॉट टेक पंजाबी और एनी रीजनल लैंग्वेज। तो एग्रीगेट के लिए जो है हमारे पास क्या है जी, तो आपको बेहतर सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। और उसके बाद फर्ज कीजिए आपने जनवरी में सेशन लिया और वो आपका मई जून में खत्म हो गया, 5-6 महीने का सेशन था, क्योंकि शुरू में सेशन थोड़ा सा एलैबोरेटेड होता है और वक्त के साथ साथ फिर सेशन की थोड़ी सी ड्यूरेशन भी कम होती जाती है, कीपिंग इन व्यू तो हमारी जो नेसेसिटी होती है। अच्छा, अब मेरे जो कैंडिडेट्स पिछले साल आए थे उन्होंने अपना सिलेबस खत्म कर लिया था जून जुलाई के अंदर। अब जून जुलाई में जिनका सिलेबस खत्म हुआ तो उन्होंने अगस्त सितंबर के अंदर हमारे टेस्ट सेशन स्टार्ट किए। टेस्ट सेशन के अंदर जो हमारा सबसे जो फ्लैगशिप सेशन है वो है जीवन सेशन। जीवन सेशन वो उसके अंदर क्या है कि मैं बहुत ज्यादा लिख पाता हूं। एफपीएससी के पैटर्न के ऊपर मॉर्निंग इवनिंग के अंदर आपके डेली 2 पेपर्स होते हैं और 1 महीने में आप 24 पेपर देते हैं। ठीक है, 1 महीने में कितने पेपर देते हैं? 24। अब सितंबर से ये शुरू हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है जी, दिसंबर, अब 4 महीने हो गए। तो इन 4 महीनों के अंदर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी कर ली थी कंप्लीट जून जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर, सितंबर से इन्होंने जीवन सेशन ज्वाइन किया, तो अभी तक वो एफपीएससी के पैटर्न के ऊपर 96 फुल लेंथ पेपर दे चुके हैं। 96 पेपर एक्चुअल कितने देने होते हैं? 12। और मजे की बात यह है, द बेटर थिंग इज दैट, द गुड थिंग इज नॉट गुड बट बेटर थिंग इज दैट कि हमारे पास अभी भी 2.5 मंथ्स पड़े में ऑलमोस्ट।
तो अब देखिए 96 पेपर, 96 पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, उनके फंबल तमाम दूर हो चुके हैं, उनकी स्पीड तमाम ठीक हो चुकी है, उनको तमाम चीजें टिप्स पे याद हैं। अब वो राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और मेरा अब ऐसे का सेशन आ रहा है जो 40 एसेज होते हैं, 40+ एसेज लिखते हैं, वो भी मॉर्निंग इवनिंग लिखते हैं। इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि जब वो पेपर में जाते हैं तो उनको लगता है कि वो जस्ट एकेडमी में बैठ के, यहाँ रीड राइट में बैठ के, कैंपस में बैठ के वो एक जो है ना मॉक दे रहे थे, उनको लगता है नहीं उनके पेपर हुए। और दैट इज वाई आप पिछले सालों का रिजल्ट, स्पेशली पिछले साल का जो अभी आजकल जिनके इंटरव्यूज चल रहे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, जाकर देखिए कि जो मेरे स्टूडेंट्स थे जीवन सेशन के अंदर कितनी मेजॉरिटी जो है, मोर देन 80% जो है वो पास हो गए, और जो फेल भी हुए तो वो ऐसे में फेल हो गए या किसी सब्जेक्ट में फेल हुए तो उनके नंबर जाकर, वो भी रीड राइट में मैंने लगाए हुए नंबर, जाकर देखिए वो कितने हाई स्कोरिंग नंबर लिए उन्होंने। अगर वो पास होते तो वो जो टॉप 10 में होते। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला दे आर प्रिपेयरिंग अगेन। वो दोबारा उन सेशंस के अंदर है, बगैर कोई कंप्लेन किए दोबारा कर रहे हैं, और वो अभी जो है ना आप अगले साल देखेंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरे एक स्टूडेंट है फैजान चीमा। फैजान जो थे वो पहली दफा क्वालिफाई नहीं कर सके 2019 के अंदर, तो उस वक्त भी उनके मार्क्स जो थे वो आउटस्टैंडिंग थे। अगर वो पास होते तो उनकी रेटिंग के अंदर सेकंड पोजीशन होती, जिस साल डॉक्टर इजा ने पहली पोजीशन ली थी। फैजान अगले दिन ही मेरे पास आए बगैर अपनी डीएमसी देखे। मैंने कहा, उनसे पूछा फैजान व्हाट वेंट रॉन्ग, तो वो आगे से मुस्कुराए, उन्होंने कहा सर छोड़े सर, मुझे लिखवाइए। तो ही स्टार्टेड राइटिंग प्रैक्टिस अगेन। उन्होंने दोबारा राइटिंग प्रैक्टिस की और अगले साल 2020 के अंदर ही फैजान की जो है सेकंड पोजीशन है रिटन के अंदर, और वही उतने इन मार्क्स आए। इसका मतलब है सीएसएस के चांसेस इसलिए आपको दिए जाते हैं 3 चांसेस कि मे बी एक दफा कभी एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं था या आपका कोई डे नहीं था, तो एक एग्जाम अटेम्प्ट के अंदर कुछ मसला हो गया तो दूसरी अटेम्प्ट दे दीजिए, दूसरी में नहीं हुआ तो तीसरी में दे दीजिए। मेरे पास अभी कुछ कैंडिडेट्स आए 2023 के अंदर कराची से, और कराची से थे, दूसरे सूबों से थे। उन्होंने कहा कि सर आपके बारे में जो है ना हम पता है कि आप जब यहाँ पे टेस्ट ले रहे होते हैं तो यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ द गुड स्टूडेंट्स, हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आखिरी अटेम्प्ट है, घर वाले नहीं कह रहे, घर वाले भी कह रहे हैं कि क्या करोगे, 2 अटेम्प्ट में फेल हो गए और कम नंबर आए तो क्या करेंगे। मैंने उनका थोड़ा सा इनिशियल टेस्ट लिया, उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया, उनको कहा कि आ जाओ और मेरी जिम्मेदारी पे आ जाओ। इट इज नॉट कि मेरी जिम्मेदारी पे, मैं तो सिर्फ मेहनत करा सकता हूँ, सक्सेस देने वाली रब की जात है, याद रखिएगा। मैंने उनकी तैयारी की जिम्मेदारी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो आए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अभी जो है उनका रिजल्ट भी आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड ऑल ऑफ देम हैव पास्ड। उनकी आखिरी अटेम्प्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव पास्ड। रीजन क्या थी कि वो फेथ के साथ आए, यहां पर काम किया। आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया। याद रखिएगा ये तैयारी जो है हम दोनों करेंगे, आप एज एन एस्पायरेंट, आई एज ए मेंटोर। जब हम दोनों अपना अपना इनपुट देंगे तब जाकर अच्छा रिजल्ट आएगा, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।